एकनाथ शिंदे का ये बताया जाएगा कितनी संख्या सांसदों की, कितनी संख्या विधायकों की। बिल्कुल, और ये देखिए शिंदे भी शक्ति प्रदर्शन करेंगे। सवाल ये भी कि उनको शक्ति प्रदर्शन की क्या जरूरत आन पड़ी। क्या ये एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की कोशिश है एनसीपी पर, कांग्रेस पर? क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से एक बड़े झटके से जूझ रहा है, जैसे अजीत पवार जब अब सरकार में शामिल हो गए महाराष्ट्र की, तो इसे विपक्ष के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है। लगातार सलोनी भी बनी हुई है। सलोनी, अब शिंदे भी शक्ति प्रदर्शन करेंगे, ये क्या एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की कोशिश पूरे विपक्ष पर? बिल्कुल गायत्री, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उनके पास अभी जो हालात है, उनके पास सिर्फ यही एक विकल्प बचा है कि वो जनता का समर्थन दिखाएं, क्योंकि नंबर्स उनके पास है नहीं। वो बखूबी जानते हैं कि अगर अजित पवार ये दावा कर रहे हैं कि 53 में से 43 उनके साथ है, तो उनके हाथ खाली हैं, और खाली हाथ से जनता के बीच जाने का सिर्फ एक विकल्प उनके पास बचा है, और वही विकल्प वो अपनाते नजर आ रहे हैं। जब आज वो वाईबी चौहान की समाधि पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए, उन्हें नमन करने पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं। लेकिन क्या ये नई शुरुआत क्या होगी? क्या एनसीपी के लिए, अपनी पार्टी के चिन्ह के लिए, अपनी पार्टी के नाम के लिए वो नहीं लड़ेंगे? क्या वो नई पार्टी बनाने वाले हैं? ये तमाम सवाल है, क्योंकि नई शुरुआत तो कई तरह से हो सकती है। ये उनका इंडिकेशन क्या था, ये समझने वाली बात होगी। वहीं देखिए, अगर महाराष्ट्र में अभी बात करें तो विपक्षी खेमा जो है, जो कुछ गिने चुने दल बचे हैं, चाहे हम एमएनएस की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, या उद्धव ठाकरे गुट की बात कर लें, तो तमाम दलों में बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन अगर इन दलों को जोड़ भी ले एनसीपी से, तो भी कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि जो अभी सत्ताधारी दल है वो पहले से स्ट्रांग था, और स्ट्रांग हो गया है अजित पवार के आने के बाद और लोगों के आने के बाद। और जब अजित पवार ये कहते हैं कि 35 से 40 विधायक हैं, आज भी अजित पवार मीटिंग ले रहे थे, जब सुबह 11 बजे से मीटिंग चली, और उसके बाद वो गए हैं अभी फडणवीस के घर पर, जहां पर अब पोर्टफोलियोज तय करने की बात हो रही है। तो ये समझ लीजिए कि आगे फॉरवर्ड प्लानिंग चल रही है महाराष्ट्र सरकार में, और जो विपक्षी है वो अभी ये समझ रहे हैं कि इस झटके से उभरे कैसे। सुजाता भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। सुजाता, जो स्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र में, उसे अगर बेहतर तरीके से समझे तो विपक्षियों के हाथ वाकई खाली हैं। तो तस्वीरें इस वक्त दिखा रखे हैं। ये जो तस्वीरें हैं, दरअसल अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के घर इस वक्त पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले अजीत पवार के घर पर आपने देखा था कि किस तरह से जो मंथन है वो दरअसल चल रहा था, और अब यहां देवेंद्र फडणवीस के घर पर वो पहुंचे हैं। आगे क्या कुछ रणनीति हो, किस तरह से अब आगे चला जाए, और 3 बजे दरअसल जो सीएम के साथ जो बैठक होने वाली है सभी की, उससे पहले भी जो तमाम रणनीति है, बैठक है, उनका दौर इस वक्त चल रहा है। मोनिका, बिल्कुल, रणनीति को लेकर लगातार मंथन चल रहा है, और न सिर्फ अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और यहां पर आप देखिए कि देवेंद्र फडणवीस के बीच ये मंथन चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें, चाहे शरद पवार को देख लीजिए कि वो जनसभा के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, या फिर आप सुप्रिया सुले को देख लीजिए, आगे की स्ट्रैटेजी तैयार कर रही हैं। जो शरद पवार गुट के नेता हैं एनसीपी के, उनके साथ मिलकर आगे की स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस की बात कर लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यहां पर बैठक बुलाई है। तमाम जो दल हैं वो अब बैठकों का दौर उनकी तरफ से जारी हो गया है, और कहीं ना कहीं गायत्री, ये वाकई में एक तरह से साफ सीधे तौर पर दर्शाता है कि अजीत पवार ने जो झटका दिया उससे विपक्ष सदमे में है। बिल्कुल, सुजाता लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ बनी हुई है। अब देखिए फडणवीस के पास, और फडणवीस की भूमिका बहुत अहम हो जाती है सुजाता, जब ये कहा जाता है कि अप्रैल से ही लगातार बीजेपी के संपर्क में अजीत पवार थे, और अब देखिए पोर्टफोलियो को लेकर, आगे की रणनीति को लेकर भी लगातार फडणवीस से चर्चा हो रही है अजीत पवार की। बिल्कुल, देखिए फडणवीस की भूमिका जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि यहाँ उन्हें बहुत बड़ा सेक्रीफाइस भी करना पड़ा है। पार्टी के हित को देखते हुए भविष्य में क्या होगा और किस तरह से पार्टी और सरकार मजबूत स्थिति में आएगी, इसलिए ये दूसरी बार है जब फडणवीस ने इस तरह का सेक्रीफाइस किया है। क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में बीजेपी है, लेकिन फिर भी पहले शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था, और अब डिप्टी सीएम अजीत पवार एक तरह से पावर शेयर उनके साथ कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ पार्टी का भला और सरकार को मजबूत करने के लिए फडणवीस कर रहे हैं। लेकिन फडणवीस की भूमिका आगे क्या होगी? क्या महाराष्ट्र में ही उनकी भूमिका तय की जाएगी, या फिर केंद्र में उनकी भूमिका हो सकती है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमें बिल्कुल लगातार जिस तरीके से हर एक अपडेट आप तक यहाँ पर पहुंचा रहे हैं, वहीं फडणवीस से मुलाकात करने के लिए, देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात करने के लिए अजीत पवार जो है अपने घर से यहाँ पर निकल चुके हैं। आगे की रणनीति जो है वो आखिर बनाई जानी है कि आखिर अब किस तरीके से इस तमाम सिचुएशंस को लेकर हैंडल किया जाना है। शपथ ग्रहण जो है वो कल हो चुका है, लेकिन उसके बाद आगे की राह इतनी आसान
नहीं है, क्योंकि एक तरफ जो है शरद पवार गुट है जो लगातार अपनी तरफ से हर एक स्ट्रैटेजी को लेकर, चाहे वो इमोशनल तरीके से हो या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए, हर एक टैक्टिक जो है वो इस वक्त अपनाई जा रही है। हालांकि अजित पवार गुट पूरी तरीके से ये साफ करता हुआ नजर आ रहा है कि उनके साथ विधायकों का जो है वो समर्थन है। वहीं दूसरी तरफ शरद गुट का ये कहना है कि उन्हें तो विधायकों को जिस तरीके से बुलाया गया इस बात की जानकारी तक नहीं थी कि आखिर इन तमाम विधायकों को किस लिए बुलाया गया है। और हालांकि बार बार जो है वो इस वक्त अजित पवार गुट क्योंकि अंदर जो है मौजूद थे, 5 तारीख का जिक्र अब यहां पर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 5 तारीख को जिस तरीके से शरद पवार गुट की तरफ से जिस बैठक को बुलाया गया है उसे लेकर अब ये पूरी रणनीति आगे की बनाई जा रही है, क्योंकि अगर एनसीपी के ऊपर दावा यहां पर ठोका जाना है तो सिर्फ विधायक भर के साथ होने से तस्वीर नहीं बदल सकती है। माफ कीजिए, एनसीपी पर अगर अपना पूरा नियंत्रण यहां पर अजित पवार को करना है तो तालुका अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, तमाम जो अध्यक्ष हैं या फिर जो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन तमाम लोगों को साथ लेकर चलना होगा और उसी के बाद यह सूरत बदल सकती है।